हेलो स्टूडेंट्स। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स की ई लेक्चर की सीरीज में हम स्टडी कर रहे थे कि अगर कोई कंपनी शेयर इशू करना चाहती है तो उसके लिए किस तरीके से वो प्रोसीजर फॉलो करेगी और उसको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है और कैसे वो शेयर इशू कर सकती है। उसी की सीरीज में हमने देखा था कि कोई भी कंपनी शेयर पेएबल एट वन इंस्टॉलमेंट, पेएबल एट लमसम के रूप में भी इशू कर सकती है और शेयर पेएबल इन इंस्टॉलमेंट के रूप में भी इशू कर सकती है। या तो वो क्या होगा, जो भी अंशों पे देय राशि है, जो भी अंश का अंकित मूल्य है, वो लमसम एक साथ ही आवेदन मनी के रूप में मांग सकती है, या फिर कंपनी क्या कर सकती है, अंशों का किस्तों में भुगतान मांग सकती है। जैसे मान लीजिए अंकित मूल्य 100 रुपीज है, तो एप्लीकेशन पर कुछ अमाउंट मांगा जा सकता है, कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पे, कुछ अमाउंट आगे की जो भी वो कॉल मनी डिसाइड करते हैं उसमें मांगा जा सकता है। अगर कंपनी को जब शेयर इशू किए जाते हैं उसी टाइम पूरे अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, पूरी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी, डिफरेंट स्टेजेस पे अलग अलग किस्त में शेयर्स की जो भी मनी है, शेयर्स का जो भी अंकित मूल्य है वो मांग सकती है। इसे ही क्या कहा जाता है, शेयर पेएबल इन इंस्टॉलमेंट कहा जाता है। वेयर ए कंपनी डज नॉट रिक्वायर द इमीडिएट यूज ऑफ ऑल प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर, द शेयर्स कैन बी इशूड इन पेएबल एट इन इंस्टॉलमेंट। अगर इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट मांग सकती है। In case the nominal value share is small and the total amount may be called in three stages, शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर अलॉटमेंट एंड शेयर एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के रूप में मांग सकते हैं। अगर स्मॉल अमाउंट है तो वो शेयर एप्लीकेशन मनी के रूप में, शेयर अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के रूप में मांग सकती है। इफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इज लार्ज द अमाउंट में बी कलेक्टेड इन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड कॉल। अगर अमाउंट ज्यादा है तो वो कॉल भी तीन जगह डिवाइड हो सकती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, सो जो भी वो डिसाइड करेगी। बिसाइड शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट, share application account and share allotment account, share first and second and third and final call accounts are debited and credited in the books of the company when the amount is due and received respectively। जब भी अमाउंट ड्यू होगा, चाहे अलॉटमेंट का हो चाहे किसी कॉल मनी का हो, तो उस केस में क्या होगा, जब भी अमाउंट ये ड्यू होगा तो शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, सॉरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट तो डेबिट किया जाएगा और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। और जब अमाउंट रिसीव हो जाएगा तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को क्रेडिट करके बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। दीज अकाउंट आर ट्रीटेड लाइक पर्सनल अकाउंट बिकॉज दे रिप्रेजेंट ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। इनको पर्सनल अकाउंट कहा जाता है क्योंकि सारे कंपनीज के शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो सार्वजनिक कंपनी होती है वैसे तो जनरली क्या करती हैं, जो भी शेयर्स का अमाउंट होता है वो किस्तों में भुगतान मांगती है। तो ऐसे अंश का संपूर्ण मूल्य कुछ पूर्व निश्चित किस्तों में देय होता है। तो ऐसे अंशों को क्या बोला जाता है, किस्तों में भुगतान किए जाने वाले अंश, जैसे शेयर पेएबल इन इंस्टॉलमेंट कहा जाता है। जिन शेयर्स का अमाउंट अंकित मूल्य किस्तों में मांगा जाता है उन शेयर्स को क्या कहा जाता है, अंशों, शेयर पेएबल इन इंस्टॉलमेंट। यदि अंश का अंकित मूल्य अधिक नहीं है तो मैंने बताया कि 3 किस्तों में आवेदन, आवंटन व को एक कॉल मनी, एक कॉल पे ही सारा अमाउंट पैसा मांग लिया जाता है। आवेदन पत्र के समय जो अमाउंट मांगा जाता है, एप्लीकेशन के साथ जो भी अमाउंट पे किया जाता है उसे आवेदन राशि, एप्लीकेशन मनी कहा जाता है। और जो आवंटन, आवंटन मतलब शेयर सर्टिफिकेट, शेयर जारी किया जा रहा है, शेयर होल्डर को दिया जा रहा है, शेयर अलॉट किया जा रहा है, तो आवंटन के टाइम जो भी पैसा मांगा जाता है, जो भी राशि मांगी, देय राशि जो होती है वो कहलाती है आवंटन राशि या अलॉटमेंट मनी। और मांग के साथ देय राशि जो भी होती है उसको कहा जाता है कॉल मनी या मांग की राशि कहा जाता है। यदि अंशों का अंकित मूल्य ज्यादा होगा तो उसमें शेयर एप्लीकेशन, आवेदन, आवंटन राशियों के अतिरिक्त शेष देय राशि को 2 या 3 भागों में बांट दिया जाता है, जैसे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल एंड फाइनल कॉल भी कहा जाता है। कंपनी एंट्री कैसे करेगी उसके आगे हम देख लेते हैं। मैंने बताया कि जब ड्यू होगा तो उनको शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल जो भी होंगी उनको डेबिट किया जाएगा और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। और जब अमाउंट रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और शेयर जो भी अलॉटमेंट, शेयर कॉल मनी जो भी अकाउंट है उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब साथ ही ये भी ध्यान रखना है, जब कॉल मनी की बात आई गई है तो कॉल्स ऑन शेयर्स की जब हम बात करते हैं तो कुछ हमें बातें ध्यान रखनी है कि जो भी अंशों पर शेष जो जो मांग, कॉल मनी की हम बात कर रहे हैं तो कॉल मनी मांगने का अधिकार संचालक के पास होता है, डायरेक्टर्स के पास होता है। उसके लिए अपना कोई रिजोल्यूशन, जो प्रस्ताव पास करना होता है वो पास करते हैं। और इसके लिए जो प्रत्येक मांग की राशि होगी वो अंशों के अंकित मूल्य के 25% से अधिक नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर स्मॉल अमाउंट है तो एक कॉल मनी से काम चल जाएगा, अगर ज्यादा अमाउंट है तो 2-3 कॉल मनी मांगनी पड़ेगी, 2-3 किस्तों में बांट दिया जाता है कॉल मनी को भी। तो जो कॉल मनी का अमाउंट होगा वो उसके अंकित मूल्य के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज है, प्रत्येक अंशधारी को मांग संबंधी आवश्यक बातों की सूचना 14 दिन पहले देनी पड़ेगी। जब भी कॉल मनी मांगी जाएगी उसके लिए जो भी नोटिस दिया जाएगा शेयर होल्डर को, वो नोटिस कम से कम 14 डेज पहले देना पड़ेगा।
और 2 लगातार माँगों के बीच कम से कम 1 महीने का अंतर होना चाहिए। अब फर्स्ट कॉल माँग ली हमने, अब मान लीजिए ₹25 की फर्स्ट कॉल है, ₹100 का शेयर था। फर्स्ट कॉल ₹25 हमने माँगी आवेदन पे, ₹25 आवंटन पे माँग लिए गए, ₹25 फर्स्ट कॉल पे माँग लिए गए। और सेकंड कॉल पे हमें ₹25 माँगने हैं। तो फर्स्ट और सेकंड कॉल के बीच कम से कम 1 महीने का अंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अभी फर्स्ट कॉल मनी को माँगा है, कॉल किया है और द थोड़े दिनों बाद ही आप सेकंड कॉल मनी का पैसा भी माँग रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, कम से कम 1 महीने का अंतराल होना चाहिए। ये है, आपको ध्यान रखनी है ये चीज़ें। अंशों पर माँग करने के बाद यदि उनकी देय तिथि तक माँग की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर हो जाएगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, ये सब आगे की बातें हैं। तो ये बात हो गई हमारी कि जब आप कॉल मनी डिसाइड करते हो अलग-अलग, तो उसको किस तरीके से कौन-कौन से आपको रूल्स ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आता है इश्यू ऑफ शेयर एट पार। अगर शेयर सममूल्य पर इश्यू किए जा रहे हैं, तो किस तरीके से एंट्री, जनरल एंट्रीज की जाएँगी, उसकी बात कर रहे हैं। तो शेयर्स आर सेड टू बी इश्यूड एट पार व्हेन दे आर इश्यूड एट ए प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू। जब नॉमिनल वैल्यू जो शेयर्स है, नॉमिनल वैल्यू के बराबर उसकी इश्यू प्राइस है किसी भी शेयर की, तो वो शेयर कहलाता है शेयर इश्यूड एट पार, वो सममूल्य पर जारी किया हुआ माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए शेयर ऑफ ₹10 इज इशूड एट ₹10, ₹10 का शेयर है, ₹10 के लिए ही इशू किया जा रहा है, तो वो हो गया इशूड एट पार। द जर्नल एंट्रीज विल बी एज फॉलो। जनरल एंट्रीज किस तरीके से की जाएंगी वो देख लीजिए आप। ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था आपको कि जब भी एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट क्या आएगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड विद एप्लीकेशन। जो भी अमाउंट एप्लीकेशन के साथ रिसीव हुआ है वो अमाउंट से, उस अमाउंट से एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट आता है अलॉटमेंट की बात आती है। अब शेयर हमें आवेदन मिल गए, आवेदन के बाद में हम क्या करना है, शेयर्स का अलॉटमेंट करना है। अलॉटमेंट की केस अलग अलग होंगे, वो हम आगे देखेंगे डिटेल में। पर अलॉटमेंट के टाइम क्या एंट्री होगी, ट्रांसफर अब क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन जो भी मनी थी उसको ट्रांसफर किया जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो उसके लिए क्या एंट्री होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो था हमारा पहले क्रेडिट चल रहा है, उसको हमें कैंसिल करना है और जो भी अमाउंट है उसको ट्रांसफर करना है किसमें, शेयर एप्लीकेशन में। तो हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे क्रेडिट किया अकाउंट को, फिर यहाँ डेबिट कर दिया, तो ये अकाउंट हो गया हमारा कैंसिल और हमारी पूरा अमाउंट ट्रांसफर हो गया किसमें, शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब बात आती है, तो हो गई जो भी एप्लीकेशन मनी मिली थी उसको, एप्लीकेशन मनी को हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब अलॉटमेंट की मनी ड्यू होगी, पहले ड्यू की जाएगी फिर उसके बाद में रिसीव होगी, ठीक है। ड्यू करने के लिए हमने शेयर इश्यू कर दिया, फिर उनको नोटिस दिया जाएगा कि आप शेयर जो भी अलॉटमेंट मनी का पेमेंट कीजिए। तो जब नोटिस दिया जाएगा तो ड्यू हो गई अमाउंट। ड्यू करने के लिए मैंने अभी ऊपर भी आपको बताया है, जब भी कोई अलॉटमेंट की मनी या कॉल मनी की मनी जब भी ड्यू होती है तो इस संबंधित अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, मतलब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और क्रेडिट किया जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट को। शेयर कैपिटल अकाउंट में उतने अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा ड्यू करने पे, ठीक है। तो अमाउंट हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जितनी ड्यू हो रही है मनी वो हमारी क्या हो जाएगी, उस अमाउंट से एंट्री हो जाएगी। जब अमाउंट रिसीव होगा उस केस में क्या होगा, अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हमें कैंसिल करना है। पहले हमने डेबिट करा है तो क्रेडिट करेंगे, और क्या किसी भी कंपनी को मिल रहा है हमें कैश, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो भी एक्चुअल अमाउंट मिला है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर अलॉटमेंट, एक्चुअल अमाउंट से एंट्री होगी, क्योंकि जितना पैसा मिला है उसी से एंट्री की जाएगी। फर्स्ट कॉल ड्यू होने पे वही सेम चीज, फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उतना पैसा हम शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हुए अमाउंट ड्यू कर दिया जाएगा, और जब रिसीव होगा तो वैसे ही एंट्री कर दी जाएगी। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ड्यू होने पे ये एंट्री हो जाएगी, और रिसिप्ट पे क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो आपने देखा इस तरीके से एंट्री होगी, आपको क्वेश्चन भी इसी तरीके से फ्रेम किया हुआ मिलेगा, उसको आपको उसी तरीके से डील करना है। और एंट्रीज करते टाइम आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे सिमिलर एंट्रीज विल बी मेड फॉर द सेकंड एंड थर्ड कॉल। जैसे फर्स्ट कॉल की करी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, इसी तरीके से सेकंड और थर्ड कॉल के भी एंट्री होगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और शेयर थर्ड कॉल फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसी तरीके से एंट्री की जाएगी। तो similar entry will be made for second and third call through share second call account and share third call account respectively. The word final call is also added to the last call. जो भी last call होगी उसके साथ में ऐड कर दिया जाएगा final call, जैसे share second and final call account debit to share capital, इस तरीके से एंट्री कर दी जाएगी। If cash book entries are required
all cash and bank transaction will be entered in cash book and other transaction will be recorded in journal proper। जो कैश बुक एंट्रीज अगर रिक्वायर है तो कैश बुक में एंट्री कर दी जाएगी और उसकी शेयर कैपिटल की जनरल प्रॉपर में एंट्री कर दी जाएगी। इफ डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर आर इशूड द वर्ड, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर है, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर है, तो उनके साथ में इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये वर्ड ऐड कर दिए, प्रीफिक्स के तौर पे ऐड कर दिए जाएंगे। शेयर कैपिटल के आगे लगा दिया जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इफ डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर आर इशूड द वर्ड इक्विटी एंड प्रेफरेंस आर प्रीफिक्स्ड विद द वर्ड शेयर। फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जो भी हमारे एप्लीकेशन अकाउंट है, अलॉटमेंट अकाउंट है, फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल अकाउंट, जो भी होंगे, जहां भी शेयर आ रहा है उसके आगे प्रीफिक्स लगा दिया जाएगा इक्विटी और प्रेफरेंस, अगर अलग अलग ऐसे शेयर्स हैं तो। Sometimes combined share application allotment account is maintained by a company. In such case, the entries related to application and allotment are passed through the combined account called share application allotment account. कई बार क्या होता है कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट का कंबाइंड अकाउंट कंपनी के द्वारा मेंटेन किया जाता है। उस केस में क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है उनकी जगह एक ही अकाउंट खोला जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट या फिर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है तो उसी के थ्रू एंट्री की जाएंगी। तो इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है तो जो मैंने एंट्री अभी आपको बताई है उस तरीके से कर लिया जाएगा। मान लीजिए कोई 100 रुपीज़ का शेयर है, 25 में 4 किस्तों में बांट दिया गया, तो एप्लीकेशन 25 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 25 अलॉटमेंट पे, 25 फर्स्ट कॉल और 25 फाइनल कॉल, तो उसको उस तरीके से सारी एंट्रीज कर दी जाएंगी। जो मैंने अभी बताया कि एप्लीकेशन पर रिसीव होने पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 25 रुपीज़ और फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा 25। अलॉटमेंट पे अमाउंट ड्यू होगा तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25 और जब भी अमाउंट रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ऐसे ही इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ड्यू होने पर वही 25 रुपीज़ और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कर दिया जाएगा। ऐसे ही सेकंड कॉल में एंट्री की जाएगी। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आपको आगे भी क्वेश्चन डिटेल में समझा दिए जाएंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।